सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जिंग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाला था। वो प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूं। मैंने अखबार में लिखे उसके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। इसीलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूं। कम से कम इससे खर्च तो चल ही जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। यहां सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों को बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वो सिंगापुर के कई शीर्ष कॉरपोरेशंस के लिए बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूं कि उसके कोर्स में जाने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे बिक्री सीखने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैंने इनकार में सर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसे ये सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि है। मैं सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर लेखिका हूं। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन न बनना पड़े। मुझे सेल्स पीपल से नफरत है। वो सिर्फ पैसा चाहते हैं। इसलिए मुझे बताएं कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वो अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने उसे उठाया, साथ ही वो नोट्स भी जो उसने पैड पर लिखे थे। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने दुविधा में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की ओर संकेत किया। पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गईं। मैं बहुत बुरा लेखक हूं, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास एमए की डिग्री है। इन सबको इकट्ठा कर लेंगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंखों से शोले बरसने लगे। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह ठीक नहीं है, उसने तैश में कहा। उसने अपने बाकी के नोट्स समेटे और कांच के बड़े दरवाजे से गुजरती हुई सिंगापुर के नम सुबह में तेजी से चली गई। कम से कम अगली सुबह उसने मुझ पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वो हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया जहां के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ ही मिनटों में सही कर दिया। वो सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि गड़बड़ क्या थी। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर लगातार सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूं जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं। चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे ये यादगार वाक्य दिया, वो भारी दौलत से सिर्फ एक योग्यता दूर हैं,
इस वाक्य का अर्थ ये है कि ज्यादातर लोगों को बस एक और योग्यता सीखने तथा उसमें माहिर बनने की जरूरत है, जिसके बाद उनकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि वित्तीय बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है। इन चारों तकनीकी योग्यताओं को मिला देंगे तो पैसे से पैसा बनाना लोगों की कल्पना से ज्यादा आसान हो जाएगा। पैसे के मामले में ज्यादातर लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की वो युवा रिपोर्टर योग्यताओं के समन्वय का आदर्श उदाहरण थी। अगर वो बिक्री और मार्केटिंग की योग्यताओं को मेहनत से सीख लेती तो उसकी आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन की कॉपीराइटिंग के कुछ कोर्स भी कर लेता। फिर अखबार की नौकरी करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजता। भले ही वेतन कम मिलता, लेकिन वो ये सीख जाती कि शॉर्टकट में संप्रेषण कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वो जनसंपर्क सीखने में भी समय लगा सकती थी, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वो ये सीख सकती थी कि मुफ्त प्रचार के जरिए करोड़ों कैसे हासिल किए जाएं। फिर रात को और वीकेंड्स पर वो अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास पूरा करने के बाद वो इसे बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं प्रकाशित हुई, तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। मैंने प्रकाशक को बताया कि इस तरह का शीर्षक होने पर 2 ही किताबें बिकेंगी, एक मेरा परिवार लेगा और दूसरी मेरा सबसे अच्छा मित्र। समस्या यह है कि वो दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल न जाएं जैसा चुटीला और विवादास्पद शीर्षक इसीलिए चुना गया था क्योंकि हम जानते थे कि इससे हमें हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का पुरजोर समर्थक हूं और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूं। अगर मैं शिक्षा समर्थक नहीं होता तो दकियानूसी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसीलिए मैंने एक ऐसा शीर्षक चुना जिससे मैं विवाद का केंद्र बन जाऊं और अधिक टीवी रेडियो शो में आऊं। कई लोग मुझे सिरफिरा या पागल मानते थे, लेकिन पुस्तक बिकी और खूब बिकी। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मेरे शिक्षित डैडी खुश थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे 3rd मेट की नौकरी देकर अपने ऑयल टैंकर लीड पर रख लिया। तनख्वाह मेरे सहपाठियों के मुकाबले कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहली नौकरी के लिहाज से ठीक थी। मेरी शुरुआती तनख्वाह साल भर में लगभग $42,000 थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था, और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने ही काम करना था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां रहती थीं। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में मैं किसी सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी तनख्वाह आसानी से दोगुनी कर सकता था। मेरे सामने एक अच्छा करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही वहां से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। मेरे शिक्षित डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी के हलकों में विशेषज्ञता का विचार काफी लोकप्रिय है, यानी अधिक पैसे कमाने या प्रमोशन पाने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर बनते ही लोग अस्थि रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सच है। मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे, इसीलिए डॉक्टरेट मिलने पर वो रोमांचित हो गए थे। वो अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते थे जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए बरसों तक मैंने उनकी अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी चाहते थे कि मैं वहां की खास शब्दावली जान लूंगा और मुझे ये एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। मैंने सहायक वेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशंस और मार्केटिंग का भी काम किया। वो माइक और मुझे तैयार कर रहे थे,
इसीलिए वो इस बात पर जोर देते थे कि जब वो अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग कर रहे हों तो हम उनके साथ बैठें। वो चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातचीत की। वो चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे करियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया, जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थीं, छुट्टियां काफी थीं और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने ये नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें समझा नहीं पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया। बड़ी समस्या ये थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं शिप ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। इसलिए विद्यार्थी के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाज़ों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाज़ों को सुदूर पूर्व और दक्षिण प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज यूरोप ले जाने के बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रहूं, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य के उभरने वाले देश यूरोप में नहीं, एशिया में हैं। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनमें माइकल शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टाहिटी, समोआ और फिलीपींस में व्यापार, लोगों, कारोबारी शैलियों तथा संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी मना रहा था, लेकिन अपने घर में नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कॉर्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोगों का नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए वो है नेतृत्व, उन्होंने कहा था। अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो तो तुम्हारे साथी तुम्हारी पीठ में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। सन 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कॉर्प से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था, मैंने ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन में नौकरी कर ली। मैं वहां एक कारण से गया था, और वो कारण तनख्वाह या सुख सुविधाएं नहीं था। मैं काफी संकोची था और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में ज़ेरॉक्स का बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता है। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वो सोचते थे कि सेल्स पीपल का काम काफी निचले स्तर का होता है। मैंने 4 साल तक ज़ेरॉक्स में काम किया, जब तक कि मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के डर से नहीं उबर गया। जब मैं बिक्री में शीर्षस्थ 5 सेल्स पीपल में लगातार आने लगा तो मैंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन करियर की संभावना को छोड़ दिया था। सन 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अमीर डैडी ने माइक और मुझे कंपनियां चलाने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट। यह सुदूर पूर्व में निर्मित होता था और न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस तक पहुंचता था। यह वेयर हाउस मेरे पुराने स्कूल के करीब था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी और अब मेरे पंखों के इम्तिहान का समय था। अगर मैं असफल हो जाता तो दिवालिया हो जाता। अमीर डैडी सोचते थे कि 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी, तब आपके पास संभलने का समय रहता है। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। मैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता हूं और जैसा मेरे अमीर डैडी प्रोत्साहित करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी देशों और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है।
एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। दुर्भाग्य से ये बात लाखों करोड़ों के बारे में सही है। चूंकि स्कूल वित्तीय बुद्धि को बुद्धि का हिस्सा नहीं मानता है, इसीलिए ज्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं। वो काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है कर्मचारी बस इतना ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से न निकाला जाए, और मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना चला जाए। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों में मिलने वाली तनख्वाहों के स्तर को देखें तो मैं कहूंगा कि इस कथन में सच्चाई का अंश है। कुल जमा परिणाम ये रहता है कि ज्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। सुरक्षित नौकरी खोजो। ज्यादातर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं की खातिर नौकरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अल्पकाल में तो फायदा होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से ये अक्सर घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवाओं को यही सलाह देता हूं कि नौकरी खोजते समय वो इस बात पर कम ध्यान दें कि वो कितना कमा रहे हैं, और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वो कितना सीख रहे हैं। किसी विशेष पेशे को चुनने और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वो सड़क पर आगे देखें कि उन्हें कौन सी योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। एक बार जब लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वो छोटे चूहों की तरह धातु के छोटे पहियों में चारों तरफ दौड़ने वाले बन जाते हैं। उनके छोटे रोमदार पैर बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं। पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहता है, लेकिन कल सुबह भी वो उसी पिंजरे में रहेंगे, नौकरी। टॉम क्रूज की फिल्म जेरी मैगवायर में बहुत से बेहतरीन संवाद हैं। शायद सबसे यादगार संवाद है, मुझे पैसा दिखाओ। लेकिन एक ऐसी पंक्ति भी है जिसे मैं सबसे ज्यादा सच्ची मानता हूं। यह उस दृश्य में आई थी जहां टॉम क्रूज कंपनी छोड़कर जा रहा है। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वो कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों से पूछ रहा है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है। इस बात पर सन्नाटा छा जाता है और कर्मचारी बर्फ की तरह जम जाते हैं। सिर्फ एक महिला बोलती है, मैं आना तो चाहती हूं, लेकिन मुझे 3 महीनों में ही प्रमोशन मिलने वाला है। यह कथन शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा कथन है। यह वैसा ही कथन है जिसका इस्तेमाल लोग खुद को व्यस्त रखने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे शिक्षित डैडी हर साल अपनी तनख्वाह बढ़ने की राह देखते थे और हर साल निराश होते थे। वेतन वृद्धि पाने की खातिर योग्यताएं बढ़ाने के लिए वो दोबारा कॉलेज जाते थे, मगर एक बार फिर निराश होते थे। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूं, ये दैनिक गतिविधि आपको कहां ले जा रही है? उस छोटे चूहे की तरह मेहनत करने वाले लोगों को ये देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहां ले जा रही है, उनका भविष्य कैसा होगा। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन परामर्शदाता कंपनी के मुख्यालय में गया और एक मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जो शीर्ष प्रबंधन के लिए बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं बनाने में विशेषज्ञता रखती थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे कर्मचारियों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। मैंने पूछा, ये सिल्वर बुलेट क्या है? उसने कंधे उचकाकर कहा, अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो ये हमेशा अपने सिर में गोली मार सकते हैं। इसके बाद कार्पेल पुरानी परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं और नई 401 के योजनाओं के बीच का फर्क बताते हैं। नई योजनाओं में ज्यादा जोखिम है, जो आज काम कर रहे अधिकतर लोगों के लिए सुखद खबर नहीं है। और ये तो हुई सिर्फ रिटायरमेंट की बात। जब इसमें चिकित्सा और दीर्घकालीन नर्सिंग होम के इलाज का खर्च जोड़ दिया जाता है तो तस्वीर और ज्यादा डरावनी हो जाती है। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों को इस तरह के मुश्किल निर्णय लेने की जरूरत होती है, कौन जिएगा और कौन मरेगा। ये निर्णय विशुद्ध रूप से इस आधार पर लिया जाता है कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज की उम्र कितनी है। अगर मरीज बूढ़ा है तो अस्पताल वाले प्रायः चिकित्सा सुविधा किसी कम उम्र वाले को देंगे। बूढ़ा गरीब मरीज कतार में सबसे पीछे पहुंच जाता है।
जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग खुद को जिंदा रखने में भी कामयाब होंगे, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वो मर जाएंगे। इसलिए मैं हैरान होता हूं, क्या कर्मचारी भविष्य को देख पा रहे हैं या वो सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक ही देख रहे हैं और ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब मैं ज्यादा पैसे कमाने के इच्छुक लोगों के सामने बोलता हूं तो मैं इसी चीज की सिफारिश करता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि वो अपने जीवन के बारे में दूरगामी दृष्टिकोण से सोचें। पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय, हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूं कि वो कोई दूसरी नौकरी कर लें जिससे वो कोई दूसरी योग्यता सीख जाएं। अगर वो बिक्री की योग्यताएं सीखना चाहते हैं तो प्रायः मैं उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्कृष्ट हैं। ये कार्यक्रम लोगों के मन में असफलता और अस्वीकृति का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का प्रमुख कारण है। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान होती है। जब मैं ये सुझाव देता हूं तो अक्सर प्रतिक्रिया में मुझे ये सुनाई देता है, ओह, इसमें तो बहुत झंझट है, या मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है। अगर वो कहते हैं इसमें तो बहुत झंझट है, तो मैं पूछता हूं, तो क्या आप जिंदगी भर अपनी आधी कमाई सरकार को देते रहेंगे? अगर वो कहते हैं मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि है, मैं कहता हूं जिम जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं वहां इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा महसूस करना चाहता हूं और ज्यादा लंबा जीना चाहता हूं। दुर्भाग्य से इस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप किसी पुराने कुत्ते को नई चालें नहीं सिखा सकते। जब तक कोई व्यक्ति बदलने का आदी न हो, उसे बदलना मुश्किल होता है। जो लोग कोई नई चीज सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दुराहे पर खड़े हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के ये शब्द कहता हूं, जीवन भी काफी कुछ जिम जाने जैसा ही होता है। सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप ये निर्णय ले लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन रहते हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता हूं और व्यायाम शुरू कर देता हूं तो फिर इसमें मजा आने लगता है। व्यायाम के बाद वहां से निकलते वक्त मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने वहां आने का निर्णय लिया। अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए ही बनी है।